हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर डिपेंड है। इसका पार्ट नंबर 12, यूनिट हमारी केमिकल बॉन्डिंग, क्लास 11th और चैप्टर हमारा 4th। ठीक है, आज बच्चों जो मैंने पिछले वीडियो में कराया था पार्ट नंबर 11 में, उसमें मैंने एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया था जिसका नाम था बच्चों VSIEPR थ्योरी। ठीक है, अब वो थ्योरी कंप्लीट होने के बाद बच्चों हमारे पास एक नई थ्योरी आई है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, एक्चुअली इसके अंदर क्या है, ये क्या एक्सप्लेन करना चाहती है ये थ्योरी, वो सारी बातें मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कराऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। ठीक है, जो दिक्कत आपको आए प्लीज़ कमेंट करके आप मेरे को बताना। ठीक है, तो नाउ बच्चों स्टार्ट करते हैं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बच्चों आपने क्लास 11th में यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ आइटम के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा था, वेव मैकेनिक्स। ठीक है, वेव मैकेनिक्स जो टॉपिक है और जो हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो सेम टू सेम उसी के बेस पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, क्या बताया मैंने, हमने जो यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ आइटम के अंदर बच्चों हमने वेव मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा था, वो ही किसके ऊपर डिपेंड है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो मैं इसकी आपको एक बार डेफिनेशंस लिखवा देता हूँ, फिर 1 बाय 1 हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके बेस के अनुसार चलती है बच्चों, इट इज़ बेस्ड ऑन द वेव मैकेनिक्स एंड क्वांटम थ्योरी। बच्चों जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ आइटम में मोल्डन्स थ्योरी जो पढ़ी थी, उसके अंदर मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होता है, कैसे कुछ होता है, वो सारी बातें हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। इन दोनों बेस के अनुसार, इन दोनों थ्योरी के अकॉर्डिंग ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बनाई गई है। ठीक है, मान लीजिए बच्चों मेरे पास कोई एग्जाम्पल ले लिया मैंने हाइड्रोजन का। ठीक है, मेरे पास H2 है, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए आप। ठीक है, मेरे पास एक है H2। ठीक है, इसने क्या किया, H2O ने एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, मतलब ये दूर दूर हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करवा के दिखा देता हूँ कैसे हुआ ये। मान लीजिए ये एक आइटम का न्यूक्लियस है और इसको मैंने नाम दे दिया Na। ठीक है, और उसका एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ लिख दिया मैंने Ea, मतलब इस आइटम का इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ सेकंड जो हमारा न्यूक्लियस है बच्चों, इसका नाम दे दिया मैंने Nb, मतलब एक हाइड्रोजन हमारा ये हो गया और सेकंड हाइड्रोजन हमारा ये हो गया। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिया मैंने Eb, इसका नाम दे दिया अब Eb। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, मतलब जो ये दोनों हाइड्रोजन है ना, ये बहुत दूर दूर है। तो इनिशियल क्या होगा बच्चों, मैं आपको लिखवा देता हूँ लाइन। इनिशियल both the hydrogen atom are away from each other, no force is acting in both them, मतलब इन दोनों के बीच में अभी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। ठीक है, नाउ हैज बोथ द आइटम स्टार्ट ऑफ अप्रोचिंग ईच अदर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्टिंग बाय इंक्रीजिंग। जब ये दोनों हाइड्रोजन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तब क्या होगा,
इनका जो आइटम होगा जब ये फोर्स लगाएंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लाइन लिखवा देता हूँ मैं आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि नाउ हैज़ बोथ द आइटम स्टार्ट approaching each other the force of attraction start increasing। ठीक है, इंक्रीजिंग मोड में आ जाएंगे ये। ओके, अब आप कहोगे सर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे आया, ये तो बहुत दूर दूर है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा अच्छे से। आगे क्या होगा कि आप पूछोगे सर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगेगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। ठीक है, नाउ बच्चों हाइड्रोजन नंबर 1 हाइड्रोजन नंबर 2 मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है। एक्चुअली Na क्या करेगा, ये इसके पास चला जाएगा। ऐसे क्यों पास चला जाएगा, क्योंकि आपको सभी को पता है बच्चों, मतलब न्यूक्लियस इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। ठीक है, ये अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, ये वाला किसका इलेक्ट्रॉन, Na का न्यूक्लियस Nb का इलेक्ट्रॉन Na की ओर खींचने लगेगा। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अब क्या करेगा, Nb का तो न्यूक्लियस और Na का इलेक्ट्रॉन ये इसके ऊपर खींचने का प्रयास करेगा। ठीक है भाई, तूने मेरा लिया तो मैं भी तेरा लूँगा, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा मैं तेरे को। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होने लग गया, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये इंक्रीजिंग मोड में आ जाएंगे। ठीक है, अब तो हो गया। अब एक बात और बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चंस करता हूँ, क्या Na और Ea, क्या Na का इलेक्ट्रॉन Na आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस करेंगे? प्लीज़ मेरे को बताओ, क्या Nb और इलेक्ट्रॉन B क्या आपस में इलेक्ट्रॉन करेंगे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। अगर ये दोनों कर सकते हैं तो ये दोनों क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? ऐसे, ये इसके इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब इस वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को हम क्या नाम देंगे, इन दोनों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को हम क्या नाम देंगे, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये वाला ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये वाला ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ इतना आपको? क्लियर हुआ बच्चों इतना आपको? अगर ये वाला अपनी ओर खींचेगा तो ये वाला भी इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, Na और Nb इन दोनों के बीच में कुछ हो सकता है क्या? इलेक्ट्रॉन A और इलेक्ट्रॉन B इन दोनों के बीच में कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये आपस में भी मिलेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, क्या कोई भी आइटम आपस में मिल नहीं सकते? जी बिल्कुल मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हाँ बच्चों, मैंने क्या बताया, अगर ये दोनों के बीच में बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है, क्या आइटम के दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग सकता? ठीक है, फोर्स ऑफ क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्शंस करेंगे आपस में? क्या इलेक्ट्रॉन A और इलेक्ट्रॉन B क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस करेंगे या रिपल्शन करेंगे? प्लीज़ मेरे को आप कमेंट करके बताओ प्लीज़। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। देखो,
जब ये दोनों आइटम आपस में बच्चों मिलेंगे, ये यहाँ मिलेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे तो कोरोना आ जाएगा, कोरोना याद आ जाएगा। आपस में मिलोगे तो दूरी रखनी पड़ेगी, 1 गज की दूरी या 2 गज की दूरी, ठीक है। तो मैं यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ बच्चों कि हैज़ द आइटम गेट क्लोजर टू ईच अदर इन न्यू फोर्स। अगर बच्चों ये दोनों आपस में क्लोज आएंगे तो वहाँ एक नया फोर्स उत्पन्न हो जाएगा, एक नया फोर्स लगने लगेगा। एंड नाउ देन बच्चों उस फोर्स का क्या नाम है? फोर्स ऑफ रिपल्सन विल स्टार्ट एक्टिंग। अगर इन दोनों के बीच में ये आपस में क्लोज आए तो बच्चों वहाँ कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन याद आएगा आपको, फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ लग जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में तो लग गया, इन दोनों के बीच में भी लगेगा। इलेक्ट्रॉन ए और इलेक्ट्रॉन बी अगर आपस में क्लोज आएंगे तो यहाँ भी बच्चों फोर्स ऑफ रिपल्सन्स लगेगा, ठीक है। फोर्स ऑफ लगेगा रिपल्सन्स, ठीक है। देखो पहले ये दूर थे बच्चों तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, ठीक है। समझो मेरी बात को, जब ये दूर थे तो ये इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, ठीक है। जब ये क्लोज आए तो क्या कौन सा फोर्स लग रहा है? कौन सा रिपल्सन्स लग रहा है? फोर्स ऑफ रिपल्सन्स लग रहा है जब ये पास पास आए, ठीक है। जब एक लड़का एक लड़की दूर हो तो कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता, अगर वो पास आ जाए तो क्या करेगा? रिपल करेंगे आपस में। ये बच्चों आपस में इतना रिपल किया, इन्होंने इतना रिपल किया कि वो दूर चले गए, ठीक है। Na और Nb इतने दूर चले गए। एक पॉइंट बच्चों ऐसा आएगा जहां उसका मास भी इक्वल होगा और उसकी क्वांटिटी भी इक्वल होगी, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा बच्चों, वो एक ऐसा पॉइंट फिक्स कर रखा होगा, वहाँ वैल्यू दे रखी होगी वहाँ आपको कि वहाँ आपको रुकना ही पड़ेगा, उस वैल्यू के पार आप नहीं जा सकते, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ? ओके, ठीक है बच्चों, इतना आपको क्लियर हुआ कि जब ये आइटम दूर थे तब हमारा एक फोर्स लगा था बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब ये क्लोज आए तो वहाँ कौन सा फोर्स लगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन्स होने लगा इन दोनों के बीच में। बच्चों जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही बच्चों फोर्स ऑफ रिपल्सन्स होगा। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं कि फाइनली बोथ द आइटम स्टेबलाइज, मतलब ये अपने आप को स्टेबल करेंगे। ईच अदर इन सच ए वे ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। ये दोनों बच्चों क्या हो जाएंगे? ये स्टेबल हो जाएंगे। तो वहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है वो दोनों क्वांटिटी में बच्चों सेम लगेगा, ठीक है। सेम लगने की वजह से बच्चों वहाँ ये दोनों रुक जाएंगे, वहाँ एक बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनने के बाद आपको पता है कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो एंड मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशंस ऑफ टेक प्लेस, ठीक है। आपको इतना क्लियर हुआ? यही कहना चाहती है बच्चों हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। आपको इजी ट्रिक के अनुसार मैंने 1 बाय 1 हर एक लाइन एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इससे ज़्यादा अच्छा आपको और कोई समझा नहीं सकता, तभी तो इसका चैनल का नाम है हमारा इजी ट्रिक बाय केमिस्ट्री पॉइंट, ठीक है। बहुत ही इजी मेथड के अनुसार आपको ये समझाता है, ओके। नाउ बच्चों आपको समझ में आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। ये तो केवल बेसिक था, हम आगे चलेंगे। नाउ बच्चों आगे मैं आपको एक ग्राफ के अनुसार आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको सिखाऊंगा, एक ग्राफिकल के अनुसार। वो ग्राफ बच्चों किसके ऊपर डिस्टेंस किसके ऊपर रहेगा, मतलब हमारा जो ग्राफ है ना वो 2 के ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। किस किस के ऊपर?
एक तो हमारा आइटम के ऊपर और एक हमारा एनर्जी के ऊपर। मतलब किस किस के बीच में डिस्टेंस बिटवीन, एक तो होगा हमारा आइटम और एनर्जी, मतलब किसकी एनर्जी, पोटेंशियल्स की एनर्जी। ठीक है, तो नाउ देन स्टार्टिंग इन दिस ग्राफ लेट्स, ये दिस इज मेरा ग्राफ है बच्चों। ठीक है, ग्राफ के अनुसार मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने आर, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने एनर्जी। ठीक है, ओके, एनर्जी काय की, पोटेंशियल की। ओके, और यहाँ आर क्या है, आर बच्चों हमारा डिस्टेंस बिटवीन आइटम, मतलब इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। ओके, नाउ देन यहाँ मैं एक पॉइंट बना देता हूँ, यहाँ मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ, सेंट्रल लाइन। इस लाइन के ऊपर क्या होता है और इस लाइन के नीचे की तरफ क्या होता है। ठीक है, जब भी बच्चों हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, वहाँ आता है हमारा जीरो, मतलब सेंट्रल पे हमारा जीरो आता है। ऊपर आता है बच्चों हमारा पॉजिटिव, मतलब इसका जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव है, और नीचे की तरफ हमारा इसका पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। नाउ देन मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा ई। ठीक है, मतलब इसकी एनर्जी जीरो है, ऊपर जाओगे तो कुछ एनर्जी इंक्रीज होगी, एंड देन नीचे की तरफ आओगे तो कुछ एनर्जी इसकी डिक्रीज होगी। तो अगर डेल्टा ई है, अगर एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, होने के बाद क्या उसकी स्टेबिलिटी हाई होगी या लो होगी, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों डेल्टा एच। डेल्टा एच और मतलब डेल्टा ई एनर्जी हो गई। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो एनर्जी क्या होगी बच्चों, वो क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अगर डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव आया तो क्या होगा, एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अगर डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव है या डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है ना, उसकी जो स्टेबिलिटी है बच्चों, वो क्या होगी, हाई होगी, मतलब इंक्रीज होगी, हाई। ठीक है, अगर आप इस रो में काम करोगे, अगर यहाँ डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी बच्चों, डेल्टा नेगेटिव, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, बताओ क्या होगी, इंक्रीज होगी। सॉरी बच्चों, मैं गलत बोल गया। अगर डेल्टा एच है और इसकी जो एनर्जी है, ऊपर तो पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, अगर ऊपर पॉजिटिव हुई तो क्या होगा, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर डेल्टा एच इजिकल टू नेगेटिव है तो उसकी जो स्टेबिलिटी रहेगी बच्चों, वो क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी, मतलब हाई रहेगी। इतना आपको क्लियर हुआ। अगर आप इस एरिया में काम करोगे, जब हमारी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, जब हमारी इसकी एनर्जी रिलीज होगी तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। ओके, अगर आप इस एरिया में काम करोगे, अगर यहाँ डेल्टा इजिकल टू नेगेटिव है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। इतना आपको क्लियर हुआ बच्चों? हाँ बच्चों, क्लियर हुआ। इतना आपको ग्राफ समझ में आया? ठीक है, अब मैं आता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, मैंने यहाँ मतलब मिटो तो नहीं सकता, मेरे पास ब्लैक बोर्ड तो नहीं है, नोटबुक में अब मैं काम आपको समझा रहा हूँ, तो मैंने फिर से एक अपना ग्राफ बना लिया है। ठीक है, ओके, मैंने आपको एग्जाम्पल लेके चला था हाइड्रोजन का। ठीक है बच्चों, वहाँ जो हाइड्रोजन था ना, वो मतलब इतने दूर थे कि उनके बीच में बच्चों कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, जब वो थोड़े से क्लोज आए बच्चों, इतने से क्लोज आए, तो यहाँ से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने लग गया। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने लगा तो वो बच्चों इतने क्लोज आए, इतने क्लोज आए कि वो आपस में बच्चों उनके बीच में क्या होने लग गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने लग गया। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आया बच्चों, एक ऐसा पॉइंट आया कि वहाँ ना
उन दोनों को एक होना पड़ गया। किसको होना पड़ गया? हाइड्रोजन को क्या होना पड़ गया? एक होने पड़ गया। पहले दूर थे, फिर क्लोज आए, क्लोज आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते 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 नीचे की ओर चला गया। तो यहाँ बच्चों एक ऐसा पॉइंट आया कि दोनों के बीच में क्या बन गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने लग गया। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने लगा तो वहाँ क्या होगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? वहाँ मतलब बॉन्ड बनने लग जाएगा। बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया इन दोनों के बीच में। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। क्या समझाया मैंने आपको? दो हाइड्रोजन थे, वो काफ़ी दूर थे, उन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगना था। ठीक है, पास आए, पास आते चले, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगा। एक ऐसा पॉइंट आया कि वहाँ रुक गए। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये हमारा पॉइंट बन गया ये। अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक इन दोनों के बीच में जो लेंथ होगी बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बच्चों बॉन्ड लेंथ। ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ के इसके बीच में जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, ओके, जब यहाँ से अपन डिक्रीज होते चले गए तो यहाँ भी ऐसे डिक्रीज होने लग गए। ठीक है, ऐसे इन दोनों के बीच में क्या हो गया? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? हमारा इक्वल हो गया। जैसे जैसे हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा तो वैसे वैसे फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगेगा। रिपल्शन लगेगा तो ये ऊपर की ओर भागेगा। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 72 पिकोमीटर के करीब होती है। ठीक है, अब इस वाले डिस्टेंस, इस वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? इस वाले पॉइंट की वैल्यू होगी माइनस में 435.8। माइनस में क्यों आया? क्योंकि बच्चों ये सबसे कम लिस्ट है। ठीक है, डिक्रीजिंग होता चला जा रहा है। इसकी मतलब स्टेबिलिटी कैसी होगी? हाई होगी, बट ये डेल्टा ई इज इक्वल टू नेगेटिव है। डिक्रीजिंग उल्टे की ओर जा रहा है, ना कि सीधे की ओर। ठीक है, तब ये यहाँ इसकी वैल्यू नेगेटिव आई। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका बॉन्ड लेंथ निकला है वो 72 पिकोमीटर निकला है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ बच्चों? इतना आपको क्लियर हुआ? इन दोनों के बीच में जो लेंथ है बच्चों वो क्या है? हमारी 72 पिकोमीटर है। ठीक है, अब क्या किया हमने बच्चों? इसके अंदर इतना फोर्स किया, इतना फोर्स लगाया कि वो एकदम से बच्चों उसकी स्टेबिलिटी हाई हो गई। ठीक है, मतलब आपस में क्लोज आएंगे तो रिपल होंगे, रिपल्शंस बढ़ेगा। ठीक है, तो इतना इसने फोर्स किया, इतना फोर्स लगाया कि यहाँ रुक के वो एकदम से स्टेबिलिटी हो गया, मतलब एनर्जी जो होगी उसकी हाई हो गई। ठीक है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शंस किसकी वजह से हाई हो गया? अट्रैक्शंस की वजह से। जितना ज़्यादा हमने अट्रैक्शंस किया तो एकदम से रिपल कर गया, वो ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शंस हाई होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, और एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और यहाँ वाले केस में क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी बच्चों कितनी होगी? मैक्सिमम होगी, बट एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ तो बच्चों हमारा 72 पिकोमीटर है ये पॉइंट। अगर हम 72 पिकोमीटर से कम ले जाएं, 60 ले जाएं, 50 ले जाएं, 40 ले जाएं, 30 ले जाएं, ले जाने के बाद बच्चों वो एकदम से ऊपर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? एनर्जी चली जाएगी ऊपर। यहाँ हम फोर्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा यहाँ फोर्स लगाएंगे तो वो यहाँ से एकदम से वो ऊपर हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा? इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से 70 और इसकी जो एनर्जी आई है वो कितनी है? वो भी लिस्ट है। ठीक है, ओके, इतना आपको क्लियर हुआ? यही है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। आप यहाँ जितना ज़्यादा डिक्रीज करते जाओगे इस पॉइंट को ऐसे ऐसे, तो वहाँ उसका क्या होगा? यहाँ से स्टेबिलिटी ले जाएगी उसको, मतलब रिपल्शंस करके वहाँ ऊपर चला जाएगा, रिपल करके। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको?
नाउ बच्चों उस ग्राफ के कुछ पॉइंट हैं, वहाँ आप अपने नोटबुक निकालो, वहाँ लिखना स्टार्ट कर दो। मैं यहाँ 4 पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप एग्ज़ाम में यही लिखना। बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये कंटिन्यू करूँगा मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, ठीक है। तो यहाँ मैं 4 पॉइंट आपको मुँह जवानी बोल के बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। हैज़ द हाइड्रोजन आइटम आर अवे फ्रॉम ईच अदर द पोटेंशियल एनर्जी विल बी राउंडेड बी 0, ठीक है। ग्राफ मैंने बताया था, आप समझ गए होंगे, वेरी गुड। हैज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस इंक्रीज द आइटम कम क्लोजर टू ईच अदर एंड डिस्टेंस आर, जो हमने आर ली थी वो डिक्रीज होगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इज डिक्रीजेज। ग्राफ देखो, ये पॉइंट आप पढ़ो फिर आपको समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन्स। द आर पॉइंट ऑन द ग्राफ विल बी नोटेड हैज़ ए बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बिल्कुल समझ गए होंगे आप। पोटेंशियल एनर्जी विल बी नोटेड ऑन वाई एक्सिस, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज़ कॉल्ड टू द बॉन्ड एंथैल्पी, ये भी आपको मालूम हो गया होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा है हैज़ विल ट्राइज टू डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन आइटम हाइड्रोजन आइटम, द force of repulsion increasing, we observe is increase in the potential energy significations, the decrease in the stability of this molecule। बच्चों ये 4 पॉइंट है उस ग्राफ के, ग्राफ को आप समझो, आप अपने नोटबुक में उतारो उस ग्राफ को और वो 4 पॉइंट यहाँ लिख दो, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरी हॉबी है बच्चों, बस आपको समझ में आ जाए वो ही बहुत कुछ है बच्चों आपके लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों, ठीक है। ओके, थैंक यू।